देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। खबरों की खबर में आज बात पुरानी है लेकिन बड़ी है। हिंदुओं को बांग्लादेश ने बड़ी सौगात दी है। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बड़ी मिसाल पेश की है, वहीं भारत को बड़ा तोहफा दिया है। भारतीय हिंदुओं की आस्था का पुनर्निर्माण किया गया है और ये सब हो पाया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की दोस्ती की वजह से। हमने आपको इसी 15 दिसंबर को खबरों की खबर में बताया था कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांग्लादेश के दौरे पर हैं और वो वहां बांग्लादेश विजय की 50वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे। वहीं एक ऐसे स्थान पर भी जाएंगे जो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बड़ी आस्था का विषय रहा है, जिसे कुछ आक्रांताओं ने तोड़ दिया था। उम्मीद जताई थी कि इस बार जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वहां जाएंगे तो उस टूटे हुए आस्था का शायद पुनः निर्माण होगा और ऐसा ही हुआ। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने 3 दिवसीय बांग्लादेश दौरे के दौरान 17 दिसंबर 2021 को ढाका में पुनर्निर्मित रमना काली बारी मंदिर का लोकार्पण किया। इस मंदिर को साल 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ध्वस्त कर दिया था और पिछले कुछ सालों में ही इसका जीर्णोद्धार किया गया है। कालीबारी मंदिर के लोकार्पण पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने इस उद्घाटन को दोनों देशों के लिए भावनात्मक क्षण करार दिया है। उन्होंने बताया था कि 17 दिसंबर को राष्ट्रपति कोविंद पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर को बांग्लादेशी हिंदुओं को सौंप देंगे, जिसे 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा पूरी तरह से नष्ट किया गया था। उनके अनुसार ये पुनर्निर्मित रमना काली मंदिर केवल प्रतीकात्मक ही नहीं बल्कि ये दोनों देशों के लिए एक बहुत ही भावनात्मक क्षण है। 1971 में रमना काली मंदिर की पूरी घटना क्या हुई थी ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे पर एक नजर डालते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर 15 दिसंबर को बांग्लादेश के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने वहां 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए वहां गए थे। इस राजकीय यात्रा के लिए उन्हें उनके समकक्ष अब्दुल हामिद ने निमंत्रण दिया था। यहाँ वो बांग्लादेश के विजय दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपको बता दें कि 16 दिसंबर सन 1971 की भारत पाक लड़ाई के बाद पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र देश बांग्लादेश के रूप में बनाया गया। इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस साल स्थिति को 50 साल पूरे हुए, यानी कि बांग्लादेश अपनी आजादी की 50वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसे विजय दिवस के रूप में जाना जाता है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. नियाजी ने भारत के पूर्वी सैन्य कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। 16 दिसंबर की शाम जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजों पर हस्ताक्षर किए। भारत युद्ध जीता। हर साल इस दिन को एक तरफ जहां विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, वहीं बांग्लादेश मुक्ति दिवस के रूप में। इस मौके पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजय दिवस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं और आगे भी अच्छे रहेंगे। राष्ट्रपति ने मुजीब वोरशो के ऐतिहासिक अवसर, बांग्लादेश की मुक्ति की 50वीं वर्षगांठ और भारत बांग्लादेश द्विपक्षीय रिश्तों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बांग्लादेश की सरकार और वहां के निवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम हाल के इतिहास का एक प्रेरणास्पद अध्याय है तथा इसका हिस्सा बनने में भारत को गर्व है। उन्होंने कहा कि 50 वर्ष पहले भारत और बांग्लादेश ने विशेष मैत्री का युग शुरू किया था, जो हमारी समान भाषा, संबंध, धर्म और सांस्कृतिक एकता तथा आपसी सम्मान पर आधारित है। To our friends in Bangladesh, let me assure you again that India values our extraordinary goodwill and friendship. We look forward to remaining closely connected to jointly achieving development and prosperity and to meeting the aspirations of our people. In this unique year, when we are celebrating the Golden Jubilee of the Liberation War, the birth centenary of Bangabandhu and the 50th anniversary of our friendship, as well as the 75th anniversary of India's independence, let us rededicate ourselves
towards fulfilling the dreams of the founding fathers of our nation. I am confident that the bond forged by blood and sacrifice in 1971 will continue to bind our nations together in future too. I wish you all success and good health in these difficult pandemic times. धन्यवाद और शुभेच्छा। राष्ट्रपति ने फिर कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम नीति में बांग्लादेश का विशेष स्थान है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत की विकास साझेदारी अत्यंत समग्र और अत्यंत विस्तृत आयाम रखती है। इसके साथ ही हमारे आपसी रिश्ते इतने परिपक्व हैं कि हम जटिल से जटिल समस्याओं का निदान कर सकते हैं। कोविड महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने महामारी के दौरान बांग्लादेश से मिलने वाले समर्थन की सराहना की। उन्होंने इस बात पर खुशी जाहिर की कि भारत से सबसे पहले वैक्सीन प्राप्त करने वाले देशों में बांग्लादेश भी था तथा वो भारत निर्मित वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। Bangladesh has a special place in the hearts of Indians. Ours is a uniquely close relationship based on age-old ties of kinship, shared language and culture. Our ties have been nurtured by the sagacious leadership of the two countries. While paying homage to Bangabandhu at his home in 32 Dhanmondi, I was reminded of the Declaration of Independence that Bangabandhu had issued in Dhaka on 26 March 1971. The atrocities and genocide faced by the people of Bangladesh and the armed struggle of the Mukti Bahini against the brutal Pakistani occupation forces. I pay my respect to the tens of thousands of women whose dignity was violated and the helpless civilians who were tortured and executed for no fault except their desire to live an honorable life. Today, as our country becomes a model of growth and development in the region, it has proven to the world that the fight of the people of Bangladesh was for a just cause. This fight was for fundamental democratic rights, and that the emergence of Bangladesh was indeed the power of right defeating the power of might. व्यापार और संपर्कता के बारे में बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि संपर्कता भारत बांग्लादेश संबंधों का महत्वपूर्ण स्तंभ है। दोनों देशों को अपनी भौगोलिक निकटता से बहुत कुछ हासिल करना है। उन्होंने इस बात पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शरीक है। उन्होंने कहा कि भारत चाहता है कि दोनों देशों के बीच ज्यादा सांगठनिक और निर्बाध व्यापार हो। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष, परमाणु प्रौद्योगिकी, रक्षा, औषधि तथा उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं। औपचारिक समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से द्विपक्षीय व्यापार को बहुत गति मिलेगी। बांग्लादेश $50 करोड़ के LOC के तहत भारत से रक्षा वस्तुओं का आयात करेगा। ये जानकारी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के बांग्लादेश दौरे के बीच सामने आई है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने बताया कि भारत ने 2019 में रक्षा संबंधी उत्पादों की खरीद के लिए बांग्लादेश को $50 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान की थी। इसी कर्ज सुविधा के तहत ये आयात शुरू होगा। इसके लिए कई उपकरणों पर तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्ज सहायता के तहत कई मदों की पहचान की गई है और उन पर तेजी से काम किया जा रहा है। ये यादें तो गर्व से सीना चौड़ा कर देती हैं, लेकिन इसके पीछे का एक काला अध्याय भी है जिसकी जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। दरअसल रामनाथ कोविंद इस यात्रा के दौरान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित जिस रमना काली बारी मंदिर पहुंचे, वहां पूजा अर्चना की। उससे जुड़ी है एक नरसंहार की कहानी। ढाका में स्थित कालीबारी मंदिर वही जगह है जिसे पाकिस्तानी सेना ने 1971 में तोड़ दिया था। उस दौरान पाकिस्तानी सेना ने मंदिर में सैकड़ों हिंदुओं की हत्या की थी। ये हत्याएं ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत की गई थी। इस ऑपरेशन में हिंदुओं के साथ लाखों स्थानीय तबके पूर्व पाकिस्तानी भी मारे गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 600 साल पुराने इस मंदिर पर 27 मार्च 1971 को ताबड़तोड़ गोलियां दागी गई थीं। मंदिर को आग लगा दी गई थी। मंदिर के पुजारी श्रीमठ स्वामी परमानंद गिरी ने मूर्तियों को हाथ में पकड़ा था, मगर पाकिस्तानी सेना ने उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ा और हाथ में माता की मूर्तियों को लिए हुए ही वे छलनी हो गए थे। अनुमान है कि 250 हिंदू पुरुष, महिलाएं और बच्चे उस दिन हमले में मारे गए थे।
और मंदिर को जलाकर नष्ट कर दिया गया था। अमेरिकी सांसद गॉर्डन एलॉट ने साइट का दौरा करने के बाद कहा था, रमना कालीबारी में अब कोई हिंदू नहीं है। मैं इसे देखने गया था, घर अभी भी जल रहे थे और शव अजीबोगरीब ढंग से रखे गए थे। जब भारतीय सेना की मदद से पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा गया और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तब कईयों ने उम्मीद की कि शायद वहां की तत्कालीन सरकार हिंदू मंदिर के निर्माण पर कार्य करे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और सरकार ने मंदिर की जमीन को हिंदू बोर्ड से शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत जब्त कर लिया। बाद में इसे पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया गया और फिर इसे ढाका क्लब को दे दिया गया। इस बीच हिंदू लगातार मंदिर की जमीन पर प्रार्थना करने के लिए अपनी याचिकाएं लगाते रहे। करीब 3 दशक की कोशिश हुई है और 2000 में शेख हसीना सरकार इसके लिए मान गई। बस तभी से यहाँ हर साल पंडाल लगने लगा और काली पूजा की शुरुआत हुई। 2004 में मां की मूर्ति की स्थापना की गई और 2006 में खलीदा जिया सरकार ने हिंदुओं को आखिर में मंदिर निर्माण की अनुमति दी, मगर ये भी कहा कि ओरिजिनल साइट से हटकर थोड़ी दूर पर इसका निर्माण हो। इसके लिए सरकार ने 2.5 एकड़ की जमीन असाइन की, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं हुआ। साल 2017 में जब सुषमा स्वराज बांग्लादेश गई तो घोषणा की गई कि कालीबारी मंदिर के निर्माण में भारत बांग्लादेश की मदद करेगा, लेकिन ये काम अभी भी अधर में लटका था। अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसी ऐतिहासिक और पौराणिक रमनाबारी काली मंदिर का लोकार्पण किया और 17 दिसंबर की सुबह यहाँ पूजा अर्चना की। खैर, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते और इसी तर्ज पर बांग्लादेश ने भूल सुधार कर ली है और भारत को बड़ी सौगात दी है। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान को इससे सबक लेना चाहिए कि अगर पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखने हैं तो उनकी भावनाओं और आस्था का ख्याल रखना होगा। लेकिन पाकिस्तान में आए दिन मंदिरों को तोड़ा जाता है और इमरान खान सन्नाटे में जी रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं कि भारत उनसे दोस्ती नहीं चाहता। ताली दोनों हाथों से बजती है इमरान साहब, न जाने कब आप बड़े और समझदार होंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को इस ऐतिहासिक और पौराणिक जीत पर बधाई। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।